नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे एक बहुत ही क्रिटिकल और फ्रेश इंटरनेशनल डेवलपमेंट में पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में हुए हालिया फौजी काफिले पर आत्मघाती हमला। लेकिन ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये हमें समझने का मौका देता है जीएस पेपर 2 और 3 के कई की स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स जैसे प्रॉक्सी टेररिज्म और टीटीपी जैसे आतंकी संगठन, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर डायनामिक्स, इंटरनल मिलिट्री फटीग और रीजनल इंस्टेबिलिटी, साथ ही साथ भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कूटनीतिक चालें और उनका मूल्यांकन। हर सेक्शन के बाद हम उस पर आधारित यूपीएससी मेंस लेवल स्टैटिक कंटेंट भी डिकोड करेंगे ताकि आप इसे अपने आंसर्स और एसेज में डायरेक्टली यूज कर सकें। ये है सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू व्हाइल वर्किंग एंड स्टे यूपीएससी रेडी 24/7। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान में हमला हुआ है मिराली इलाके में, ये काफी बड़ा बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और निशाना बनाया गया पाकिस्तान आर्मी की एक स्पेसिफिक यूनिट को, एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल यूनिट की मिलिट्री कॉन्वॉय थी वो। अच्छा, ईओडी यूनिट, मतलब काफी सेंसिटिव टारगेट था ये तो। बिल्कुल, और कैजुअलिटीज भी काफी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 16 सोल्जर्स मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं। 16 जाने जाना, ये बहुत सीरियस है। और हमले का तरीका, ये सुसाइड ब्लास्ट था। जी, ये एक व्हीकल बोर्न सुसाइड बॉम्ब था। मतलब एक्सप्लोजिव से भरी एक गाड़ी को कॉन्वॉय से टकरा दिया गया। ये एक कॉमन टैक्टिक है इस रीजन में। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ग्रुप ने क्लेम किया है? हाँ, इसकी जिम्मेदारी ली है टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक ग्रुप ने। तोचनी टीटीपी का जो हाफिज गुल बहादुर फैक्शन है उससे जुड़ा एक स्प्लिंटर ग्रुप है उसाद उल हर्ब, उन्होंने ये क्लेम किया है। उसाद उल हर्ब, ये नाम नया सा लग रहा है। मतलब टीटीपी में भी फ्रैगमेंटेशन है? हाँ, टीटीपी कोई मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है, इसमें कई फैक्शंस और स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं। हाफिज गुल बहादुर का फैक्शन काफ़ी एक्टिव रहा है नॉर्थ वजीरिस्तान में, और ये दिखाता है कि फ्रैगमेंटेशन के बावजूद इनकी हमला करने की कैपेसिटी बनी हुई है। और ये हमले बढ़ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान बॉर्डर के पास। बिल्कुल, पिछले कुछ समय से टीटीपी के हमले काफ़ी तेज हुए हैं। अगर 2024 के आंकड़ों की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 444 से ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। 444 प्लस, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इनमें करीब 685 सैनिक और 1600 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। ये फिगर्स बताते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर है वहाँ। ये आंकड़े वाकई अलार्मिंग है। अब इसे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जोड़ते हैं। जाहिर है जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिलेबस है, बिल्कुल, उससे ये सीधे जुड़ता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक की टॉपिक है। हाँ, और यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर डायनामिक्स का कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जो वहाँ हो रहा है उसका असर इंडिया की सिक्योरिटी पर भी पड़ता है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में। तो इस एक घटना से कौन कौन से स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हम समझ सकते हैं जीएस 3 के लिए? देखिए, कम से कम 3 मुख्य कॉन्सेप्ट्स उभर कर आते हैं। पहला तो जैसा आपने कहा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कैसे नॉन स्टेट एक्टर्स सीमा पार से आकर अस्थिरता फैलाते हैं। राइट। दूसरा, सेफ हेवन्स का मुद्दा, तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान का टीटीपी जैसे गुटों को शेल्टर देना या कम से कम उन पर क्रैकडाउन ना करना, ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये साफ है। मतलब तालिबान का रोल भी क्रिटिकल है यहाँ। बिल्कुल। और तीसरा, ये प्रॉक्सी वॉरफेयर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता है, पर यह नैरेटिव रहा है कि स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, और अब लगता है वही स्ट्रैटेजी शायद पाकिस्तान पर ही बैकफायर कर रही है। ये आयरनी है। और इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनका एक बयान आया। हाँ, वो बयान काफी चर्चा में रहा, जिसमें वो भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया साउथ एशिया में टेररिज्म का एक्सपोर्टर है। उन्होंने हब ऑफ फितना और खवारिज प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने जैसे टर्म्स यूज किए। जी, और दिलचस्प बात यह है कि ये बयान उसी दिन आया जिस दिन पाकिस्तान में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ। इसी में तो विरोधाभास है। मतलब एक तरफ आप खुद इतने बड़े हमले झेल रहे हैं, एग्जैक्टली, और दूसरी तरफ भारत पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ जीएस पेपर 2 के लिए इंडिया की काउंटर टेरर डिप्लोमेसी बहुत रेलेवेंट हो जाती है। कैसे? देखिए, भारत ने लगातार इंटरनेशनल फोरम्स जैसे यूएन, एफएटीएफ, वहां पर पाकिस्तान के रोल को हाईलाइट किया है, एविडेंस पेश किए हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी रहा पाकिस्तान काफी समय। बिल्कुल, और यूरी बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद भारत का जो नैरेटिव है वो ज्यादा असर्टिव हुआ है।
हमने दिखाया है कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। और ये जो धार्मिक टर्म्स यूज किए गए, फितना, खवारिज, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव को एक तरह से इस्लामिक रंग देने की कोशिश है, शायद डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी। इसके विपरीत इंडिया का अप्रोच हमेशा सेक्युलर और कॉन्स्टिट्यूशनल रहा है। हम टेररिज्म को यूनिवर्सल थ्रेट मानते हैं, किसी धर्म से नहीं जोड़ते। ये भारत को एक मॉरल हाई ग्राउंड देता है। ठीक है, अब जरा रीजनल डायनामिक्स पर आते हैं। अफगानिस्तान का जिक्र हुआ। पाकिस्तान, चाइना और तालिबान के बीच कुछ टॉक्स भी हुई थी, एक ट्राइलैटरल डायलॉग। उसका क्या हुआ? हाँ, वो डायलॉग हुआ था। उम्मीद थी कि चाइना के प्रेशर में शायद तालिबान टीटीपी पर कुछ लगाम लगाएगा। पाकिस्तान की ये बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। पर ऐसा हुआ नहीं लगता, क्योंकि हमले तो जारी हैं। नहीं, वो डायलॉग काफी हद तक विफल रहा। तालिबान ने टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए हैं। इंडिकेशंस तो यही हैं कि टीटीपी को अफगान धरती पर ऑपरेट करने की एक तरह से छूट मिली हुई है। और चाइना का क्या रुख है इस पे? क्या वो रीजनल इंस्टेबिलिटी से कंसर्न है? चाइना की प्राइमरी कंसर्न है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसकी सिक्योरिटी उनके लिए पैरामाउंट है। रीजनल इंस्टेबिलिटी निश्चित रूप से चिंता का विषय है, पर उनका मेन फोकस सीपैक प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करना है। तो उनका अप्रोच काफी हद तक इकोनॉमिक इंटरेस्ट ड्रिवन है। तो ये चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक तरह का जियोपॉलिटिक ट्रायंगल बन रहा है। हाँ, कह सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नेक्सस है ये, और इसके इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए भी हैं। इंडिया को क्या करना चाहिए इस स्थिति में GS2 पर्सपेक्टिव से? देखिए, इंडिया के लिए जरूरी है कि वो मल्टीलैटरल फोरम्स जैसे SCO, बिम्स्टेक, इनका स्ट्रेटेजिक यूज करे, अपने नेबरहुड में स्टेबिलिटी प्रमोट करने पे फोकस करे। एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रीम ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब पीस और ट्रेड के जरिए पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना। स्ट्रिंग ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ, क्योंकि तालिबान की वापसी ने साउथ एशिया में टेररिज्म को डेफिनेटली बढ़ाया है। ये चैलेंज तो है। इंडिया को अपनी विजिलेंस बढ़ानी होगी और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी रखने होंगे। अब पाकिस्तान के अंदर की बात करते हैं। ये हमरे ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा, KP में हो रहे हैं, पर क्या दूसरे इलाकों में भी अनरेस्ट है? बिल्कुल। KP के अलावा बलोचिस्तान में तो इंसर्जेंसी सालों से चल रही है, और सिंध में भी एथनिक टेंशन्स और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, सिंध में क्या मुद्दे हैं? सिंधी नेशनलिस्ट्स अक्सर पंजाब डोमिनेटेड एस्टैब्लिशमेंट, खासकर कामी पर सिंध के रिसोर्सेज जैसे पानी और जमीन हड़पने का आरोप लगाते हैं। इंडस रिवर वाटर शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा है। और बलोच ग्रुप्स? बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स भी अपनी एंटी स्टेट एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं। सीपैक प्रोजेक्ट्स उनके निशाने पर रहे हैं। तो ये सिर्फ TTP का मामला नहीं है। पाकिस्तान कई इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एक साथ फेस कर रहा है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की हालत? सुनने में आया है कि फ्रंटियर कोर्स FC में मोरल लो है। हाँ, ये खबरें भी हैं। FC के जवान जो इन इलाकों में फ्रंट लाइन पर होते हैं, उनमें डीमोरलाइजेशन की बात सामने आई है। कुछ जवान नौकरी छोड़ रहे हैं और लोकल्स में भी फौज ज्वाइन करने को लेकर रिलक्टेंस दिख रहा है। ये किसी भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा साइन नहीं है। ये तो पूरा इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का पिक्चर लग रहा है। इसे UPSC सिलेबस से कैसे लिंक करें? GS2 और 3 दोनों से रेलेवेंट लगता है ये। डेफिनेटली कई डायमेंशंस हैं। पहला, एथनिक रीजनलिज्म। पाकिस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर होते हुए भी पावर सेंट्रलाइजेशन और एथनिक ग्रुप्स की एस्पिरेशंस को एड्रेस ना कर पाना, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा रहा है। इसकी तुलना इंडिया से कर सकते हैं? हाँ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जैसे आर्टिकल 371 है, 6 शेड्यूल है, जो रीजनल एस्पिरेशंस और ऑटोनॉमी को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। ये फेडरल अकोमोडेशन का एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। दूसरा पॉइंट? दूसरा है रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे सिंध पंजाब जल विवाद। ये दिखाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्राइवर बन सकता है। इंडिया में भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं, पर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है रेजोल्यूशन के लिए। तीसरा, आपने सिक्योरिटी फोर्सेस के मोरल की बात की। हाँ, लो मोरल सीधे इंटरनल सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को इफेक्ट करता है। ये GS3 का कोर इशू है। और चौथा है एलियनेशन वर्सेस इंटीग्रेशन। पाकिस्तान का अप्रोच अक्सर सप्रेशन का रहा है, जिससे एलियनेशन बढ़ता है। इसके उलट इंडिया का फोकस इंटीग्रेशन पर रहा है। हालांकि चैलेंजेस हमारे यहाँ भी हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क,
इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एनालिसिस के लिए। तो इस डिस्कशन के आधार पर यूपीएससी मेंस के लिए कुछ सवाल सोचे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। श्रोताओं के सोचने के लिए यहाँ 2 सवाल रखते हैं। पहला, पाकिस्तान द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रॉक्सी वॉरफेयर की रणनीति किस प्रकार उसकी अपनी आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है? विश्लेषण करें। ये बहुत अच्छा सवाल है, प्रॉक्सी वॉरफेयर का ब्लोबैक। और दूसरा सवाल, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में अस्थिरता के भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? ये इंडिया सेंट्रिक क्वेश्चन है, फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस पर। दोनों ही सवाल करंट डेवलपमेंट्स को स्टैटिक कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो हालिया हमले हैं, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन की बातें हैं और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जिसमें वो खुद विक्टिम होते हुए दूसरों पर आरोप लगा रहा है, ये सब क्या दिखाता है? देखिए, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि पाकिस्तान शायद एक फ्रेजाइल स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एथनिक अनरेस्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस, मिलिट्री का पॉलिटिक्स में दखल और रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, ये सब वार्निंग साइंस हैं। उनकी जो पुरानी स्ट्रैटेजिक डेप्थ की पॉलिसी थी अफगानिस्तान को लेकर, हाँ, वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ अब शायद शैलो पैनिक में बदलती दिख रही है। हालांकि उनका मिलिट्री नैरेटिव अभी भी डिनायल में है। वो अपनी विफलताओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं लगते। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये फ्रेजाइल स्टेट का कॉन्सेप्ट या स्टेट वर्सेस नेशन बिल्डिंग, ये सब रेलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल, आप इसे एस्से पेपर में या GS2 में यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान का केस स्टडी दिखाता है कि कैसे एक स्टेट जो शायद आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट था पार्टीशन के समय, अगर नेशन बिल्डिंग पर फोकस नहीं करता, एथनिक डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं करता, तो वो इंटरनली कितना वल्नरेबल हो सकता है। इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी मॉडल के कॉन्ट्रास्ट में। प्रिसाइसली। और ऐसे के लिए थीम्स जैसे एथनिक होमोजेनाइजेशन लीड्स टू फ्रैगमेंटेशन या टेररिज्म एज फॉरेन पॉलिसी टूल, अ रेसिपी फॉर इंटरनल कोलैप्स, इनके लिए पाकिस्तान एक कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल बन जाता है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पर नजर रखनी होगी। इतने बड़े हमले के बाद असली सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर है? और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस के PDF नोट्स भी आपको इंस्टेंटली मिले, तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल 360 ऑफिशियल से। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिलेगा। नाउ लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। क्यू निम्न में से कौन सा कथन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के संदर्भ में सही है? A, यह एक पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन है। B, यह अफगान तालिबान के नियंत्रण में पूरी तरह काम करता है। C, यह पाकिस्तान में शरीयत आधारित शासन लागू करना चाहता है। D, यह केवल बलूचिस्तान में ही सक्रिय है। अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको जानकार और समझदार बना पाया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने UPSC प्रिपेयरिंग दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। This is Civil 360, the only channel you can just listen to. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।